नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर आपका। आज हम आपको बताएंगे अर्थशास्त्र विषय के रूप में कैरियर किस प्रकार से हम चुन सकते हैं, अर्थशास्त्र में हमारा क्या कैरियर हो सकता है और अर्थशास्त्र के साथ हम ऊंचाइयों की ओर किस प्रकार जा सकते हैं। तो साथियों, अर्थशास्त्र आपको बहुत आगे तक लेकर के जा सकता है, क्योंकि आप देखते हैं अर्थशास्त्र समय की मांग है और आज इकोनॉमिक्स के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर देश, हर अर्थव्यवस्था, हर व्यक्ति इकोनॉमिक्स के ऊपर ही जीवित है और इकोनॉमिक्स के साथ हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, चलिए ले चलते हैं आपको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कैरियर की ओर, अर्थशास्त्र के साथ ऊंचाई की ओर आप किस प्रकार से जा सकते हैं, अर्थशास्त्र में अपन कैरियर किस तरह से बना सकते हैं। मैं आपको प्रथम पायदान से ही बताऊंगा कि अर्थशास्त्र के साथ किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, अर्थशास्त्र के साथ ऊंचाइयों की ओर कैसे चलेंगे। जब बच्चा शुरुआत हम करते हैं, हमारी पहली पायदान होता है जब हम 10वीं पास करते हैं, 9वीं क्लास तक हमारे पास में कोई टेंशन नहीं होती है। 9वीं क्लास तक हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद पढ़ते हैं, पास होते हैं, पास होने के लिए सिर्फ पढ़ते रहते हैं। 10वीं क्लास हमारे सामने टर्निंग पॉइंट आता है जब 10th क्लास के बाद बच्चा डाइवर्ट होना शुरू कर देता है। 10th तक उसके सामने सिर्फ एक रास्ता है, इसके बाद उसके सामने 3 रास्ते आ जाते हैं। कौन कौन से 3 रास्ते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहला है आर्ट्स का रास्ता होता है, दूसरा साइंस का रास्ता होता है, तीसरा कॉमर्स का रास्ता होता है। देखिए साथियों, अधिकांश बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्ट्स लें, साइंस लें या कॉमर्स लें। जब बच्चा 70% अबो या 65% अबो फर्स्ट डिवीजन जब भी प्राप्त करता है, वो बच्चा भी अक्सर क्या करता है, आर्ट्स ले लेता है और हम वहीं पर ही लाइफ की पहली गलती कर देते हैं जब हम सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन में हमारा जो फोकस है अधिकांश उन सब्जेक्ट की ओर होता है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं या फिर हमारे पास में स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। हम उन सब्जेक्ट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं जो हमारे कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और हो भी क्यों नहीं, गाइडेंस की कमी होती है या बच्चे अच्छे एक्सपर्ट से जानकारी नहीं लेते हैं। अभिभावक भी कई बार जानकारी के अभाव में बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट दिला देते हैं जो कि किसी प्रकार से आगे जाकर के बच्चे के विकास में अवरुद्ध होते हैं, उनके कैरियर में बाधा बन जाते हैं, कैरियर को आगे बढ़ाने में सफल नहीं बनाते हैं और उन सब्जेक्ट्स में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगा इकोनॉमिक्स की, जो अर्थशास्त्र जो है वो किस प्रकार से आपके लाइफ में और आपके जो जीवन है उसको बदलने में एक साधक बन सकता है, ना कि बाधक। देखिए, आपने जब 10th क्लास के बाद 11th क्लास में आर्ट्स लिया, आर्ट्स लेते ही आपके सामने एक तो हो गया इकोनॉमिक सब्जेक्ट और दूसरे एक्स और वाई जो भी है। मैं सीबीएसई की बात करूँ, सीबीएसई में ऑलमोस्ट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी चलता है, जो ऑलमोस्ट सभी जगह चलता है। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स भी काफ़ी हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिकेट है, संस्कृत है। काफ़ी बच्चे इधर जाते हैं। इकोनॉमिक्स को अधिकांश बच्चे छोड़ देते हैं और जो बच्चे ले लेते हैं वो बच्चे भी कई बार गलती कर जाते हैं और वो डर जाते हैं शुरुआत में ही, क्योंकि गाइडेंस का अभाव होता है। बच्चा जब 11th क्लास में इकोनॉमिक्स लेता है तो 11th क्लास में इकोनॉमिक्स लेने के साथ ही वो क्या करता है, वो शुरुआत में ही एनसीईआरटी बुक्स को फोकस करना शुरू कर देता है। चूंकि हमारे चलती भी राजस्थान बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी बुक्स है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से पढ़ने की कोशिश करता है, जो कि बहुत ही अच्छी किताबें हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होती है कि बच्चा शुरुआत में उनको फोकस नहीं कर पाता है। तो हमें 10th क्लास जब हमारा बेस होता है तो बेस बुक्स को यूज में करना चाहिए। और बेस बुक्स में मैं आपको यहाँ पर कुछ रेफरेंस बुक्स के नाम दूंगा। रेफरेंस बुक्स हैं, उनका नाम दे रहा हूं, जिनको आप यूज कर सकते हैं और अपनी जो इकोनॉमिक्स का बेस है उसे मजबूत बना सकते हैं। इनमें आप पहला है TR जैन, VK ओहरी, CB सचदेव। इस प्रकार की टेक्स्ट बुक्स का आप रेफरेंस बुक्स का प्रयोग करके अपने इकोनॉमिक्स के बेस को मजबूत बना सकते हैं। जिस बच्चे ने ये रेफरेंस बुक यूज कर ली, मैं वादा करता हूं कि वो आगे इकोनॉमिक्स में कभी घबराने वाला नहीं है। और जिस बच्चे ने डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ ली, वो 100% 10वीं क्लास के बाद 12वीं क्लास तो पढ़ लेगा, लेकिन जैसे ही बीए करने चलेगा
10वीं के बाद 12वीं होती है और 12वीं के बाद में आप करेंगे ग्रेजुएशन डिग्री बीए। तो बीए में वो बच्चा सब्जेक्ट चेंज कर लेता है कि 11th 12th में मेरे पास इकोनॉमिक्स थी, मैंने पढ़ा लेकिन मेरे समझ नहीं आया। बेटा समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि एनसीईआरटी किताब है जो एक हाई लेवल की है और उसमें से आपको डायरेक्ट समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम रेफरेंस बुक्स का प्रयोग करते हैं। जब बच्चा 12th क्लास पास कर लेता है, बीए करता है, तो कई बार समस्याएं ऐसी आती हैं हमारे सामने कि बच्चा 12th तक तो कुछ पढ़ के आ रहा है और 11th जैसे ही बीए में पहुंचा उसकी परसेंटेज थोड़ी रह गई कम, और कम परसेंटेज के कारण अक्सर देखा जाता है कि उनको मनमाने सब्जेक्ट्स नहीं मिले। उसने चाहा था ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, लेकिन उसे मनमाने सब्जेक्ट नहीं मिले और मनमाने सब्जेक्ट नहीं मिलने की वजह से वो परेशान हो जाता है, और परेशान हो जाता है उसको मिलता है इकोनॉमिक सब्जेक्ट एक आ जाता है उसके। अब वो इकोनॉमिक्स को लेकर के परेशान हो जाता है कि सर इकोनॉमिक्स है, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, इकोनॉमिक्स मेरा कैरियर खराब कर देगा, पास नहीं हो पाऊंगा। ये सारी समस्याएं सभी बच्चों के सामने आम समस्याएं होती हैं, क्योंकि गाइडेंस का अभाव होता है और जो गाइडेंस नहीं लेते हैं बच्चे वो हमेशा इसी तरह के तर्क देते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स में ब्राइट फ्यूचर है, इकोनॉमिक्स के साथ आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूं उस और जहां आज हर युवा का रुख होता है, वो है सरकारी भर्ती, सरकारी नौकरी। उसकी तरफ लेके चलता हूं कि इकोनॉमिक्स दूसरे सब्जेक्ट से अलग है, किस प्रकार आपको अलग जाकर के एक नौकरी दिला सकता है जो केवल और केवल इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को ही मिलती है। इकोनॉमिक्स के अलावा दूसरे बच्चे उस नौकरी को करने में सक्षम नहीं होते हैं और वो उसके लिए एलिजिबल भी नहीं होते हैं। देखिए चलते हैं हम। जब बच्चा 12th क्लास कर लेता है तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, 12th के बाद में एसएससी वगैरह की तैयारी में लग जाते हैं। ये बहुत ही आम देखने को मिलता है। उसके बाद बीए कर लिया, बीए करने के बाद में बच्चे के पास में आम जो बच्चा होगा उसके पास में दो ऑप्शन मिलते हैं, राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस, पटवार, और तीसरा है एसएससी। ये आम चॉइस है जो आम बच्चा देखता है, जिसके पास इकोनॉमिक्स नहीं है वो इन वैकेंसीज की तरफ जाता है। लेकिन एक बच्चा जो बीए कर रहा है किसके साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ में बीए कर रहा है, वो इनके अलावा कहां कहां जा सकता है मैं आपको लेकर के चलता हूं। सबसे पहला आपके सामने आता है कंपाइलर। कंपाइलर है जो राजस्थान सरकार का इवेल्युएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट इस वैकेंसी को निकालता है। अच्छी पोस्ट है। इसके बाद में एक और जो पोस्ट आती है वो आ जाती है अपनी कंप्यूटर। देखिए नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कंप्यूटर की ऐसी पोस्ट होगी सर, क्या करना होगा इसमें। ये कंपाइलर और कंप्यूटर दोनों समकक्ष पोस्ट हैं। इसको राजस्थान सरकार का आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय निकालता है और इसको राजस्थान सरकार का इवेल्युएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट मूल्यांकन एवं संगठन विभाग निकालता है। देखिए हम जैसे ही बीए करेंगे आपके सामने ये दो वैकेंसी, प्लस में ये तो साथ में ही है, इनके अलावा भी आपके साथ में दो वैकेंसी हैं। बच्चे ने बीए कर लिया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप पर बच्चे के सामने और समस्या आ गई कि सर मैं बीए करने के बाद क्या करूं, बीएड करूं कि एमए करूं। अपनी परिस्थिति के अनुसार देख लीजिए, आपने बीएड का ऑप्शन चुना। जैसे ही बीएड का ऑप्शन चुना आपके पास में ये जो वैकेंसीज है ऊपर वाली ये तो है ही, इनके साथ में आप देख लीजिए, इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूं, इसको सेकंड दे रहा हूं, इसको थर्ड दे रहा हूं। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस आप जा सकते हैं REET रीट, बीएड करते ही रीट की तरफ जा सकते हैं, प्लस सेकंड ग्रेड टीचर आप बन सकते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर बन सकते हैं। रीट के बीए बीएड करने के बाद बता रहा हूं मैं आपको, ये तीनों तो हैं ही, इसके अलावा रीट भी है, सेकंड ग्रेड टीचर है। इस प्रकार की वैकेंसीज में आप बीएड के बाद में देख सकते हैं। अब बच्चा कई बार सोचता है स्टेप थर्ड, या तो वो डायरेक्ट करता है बीए के बाद एमए करता है, या फिर करता है बीए प्लस एमए, या करेगा बीए प्लस बीएड प्लस एमए। ये कोर्स करने के बाद
आपके सामने क्या वैकेंसी है। अब देखिए, जो बच्चा ये कर रहा है उसके लिए अलग है, और ये कर रहा है उसके लिए अलग है। मैं बता रहा हूं जो बीए प्लस एमए कर रहे हैं उनके लिए, जो डायरेक्ट बीएड ना करके एमए करते हैं, मैं बच्चों को सलाह एमए की देता हूं, क्योंकि एमए के बाद और भी ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे सभी के सभी। तो बीए एमए करने के बाद में बच्चे के पास में पहला ऑप्शन जो आता है वो आ जाता है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर वही प्लानिंग डिपार्टमेंट के तहत आपका इवेल्युएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट है, वही निकालता है। और कंपाइलर का जस्ट अगला प्रमोशन किस पर होगा? कंपाइलर का प्रमोशन आपका होगा इन्वेस्टिगेटर पर। ठीक है। सेकंड है, दूसरा है एएसओ, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये वैकेंसी किसके द्वारा? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा निकाली जाती है, आरपीएससी इसको लेता है। और तीसरा है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये भी कर सकते हैं। जिस बच्चे ने बीएड करने के बाद एमए किया है वो इनके साथ साथ देख सकता है FIRST फर्स्ट ग्रेड टीचर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, देखिए अपने टॉपिक की तरफ देखिए, अर्थशास्त्र के साथ ऊंचाई की ओर, जैसे जैसे आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ते जा रहे हैं आपका कद भी बढ़ता जा रहा है। सबसे छोटी नौकरी सबसे कम उम्र में लगी, उसके साथ में लगी, उसके बाद में आप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आपके सामने दायरा बढ़ता जा रहा है। अगला देखिए, जो बच्चा स्टेप थर्ड, ये स्टेप फर्स्ट था, स्टेप सेकंड है और स्टेप थर्ड है। जैसे जैसे स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं, आपने एमए कर लिया, बीएड करने के बाद किया या वो करने के बाद किया, कोई मायने नहीं रखता। जैसे ही आपने एमए किया, एमए के साथ में प्लस कर लिया नेट। जैसे ही आपने नेट किया, यू आर द एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज एजुकेशन। आप कॉलेज एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के काबिल हो चुके हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आपने एमए किया, एमए के साथ में नेट कर लिया और नेट के साथ में कर लिया पीएचडी, आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। देखिए दोनों में अंतर है। 2021 से यूजीसी ने रेगुलेशन चेंज कर दिए हैं, रूल्स चेंज कर दिए हैं। जो नेट करेगा एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि नेट किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से आपको एमए में कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चुनना होगा, ये सारे अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आप ऊंचाई की ओर जा सकते हैं। ये हाईएस्ट डिग्री है, इसके बाद कोई डिग्री नहीं है। पीएचडी करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बन सकते हैं और एमए करने के बाद कॉलेज एजुकेशन बन सकते हैं। बस यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी होती है, ये सरकार का पार्ट है। अगर आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कर लेंगे जेआरएफ, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जेआरएफ कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आप जेआरएफ कर लेते हो, आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है लग पा रही है, तो आपको गवर्नमेंट देती है अच्छी खासी SCHO LAR SHIP अच्छी खासी स्कॉलरशिप देती है, और जो लगभग 40,000 के समथिंग आपको मंथली स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो कि अच्छा खासा पैसा होता है। और इससे आप अपने फ्यूचर की तैयारी कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट बच्चे जब जेआरएफ कर लेते हैं तो वो सीधा चले जाते हैं किसके लिए? एक क्वालिफिकेशन था IAS एंड RAS, एक होता है IES इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। जो जेआरएफ कर लेता है इकोनॉमिक्स में बच्चा, वो सीधा चला जाता है दिल्ली, और दिल्ली जाकर के तैयारी करता है किसकी? IAS RAS की। चूंकि मैंने यहाँ इसलिए लास्ट में लिखा है, ये अधिकांश बच्चे इसके बाद जाते हैं, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड सभी का एक जैसा नहीं होता है। लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीए। समझ गए? जो बच्चे बीए करने के बाद परिवार से सक्षम हैं, वो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक्स की आधार पर ही निकलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही बताऊंगा। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आप नेट किस प्रकार से कर सकते हैं, और बीए में आपके पास में ऑनर्स भी होता है, पास कोर्स भी होता है, क्या सब्जेक्ट चुनने चाहिए, वो सारी चीजें बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।